हाँ जी बच्चों। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को समझने के लिए, क्योंकि जितने भी क्वांटिटीज हैं, जितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो दो ही तरह की होती हैं। एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी को जब तक नहीं समझेंगे तब तक वेक्टर के जो भी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो वेक्टर्स हैं, उन सबको समझना मुश्किल होगा। तो वेक्टर्स इसलिए समझा जाता है कि हम लोग दो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग नॉर्मली ऐड और सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मास को, दो ऑब्जेक्ट के मास को ऐड करना है तो सिंपली हम लोग उसको जैसे नंबर्स ऐड करते हैं वैसे ऐड करके लिख लेते हैं। उसी तरह स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना है तो वैसे कर लेते हैं। तो जो स्केलर क्वांटिटीज हैं जिसमें डायरेक्शंस नहीं होती हैं, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में कोई मुश्किल नहीं आती है। बट जब वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है तो दो वेक्टर क्वांटिटी को हम जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे नहीं कर सकते हैं। उसको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए एक अलग एलजेब्रा होता है जिसको हम लोग वेक्टर एलजेब्रा कहते हैं। तो ये जो वेक्टर्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग वेक्टर एलजेब्रा के बारे में जानते हैं, जहाँ पे कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ये चीज सीखते हैं। दो वेक्टर्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो हम लोग को ऐसे नहीं पढ़ना होता है। तो जो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, इन सब चीज को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, मतलब कंबाइंड इफेक्ट। अगर दोनों वेक्टर, दो फोर्स अगर एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो उसका रिजल्टेंट, उसका दोनों फोर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा और कितना लगेगा, ये सारी चीजें हम लोग वेक्टर्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ये जो पूरा वेक्टर का चैप्टर है, ये तुम्हारा बेस फाउंडेशन बनाएगा आगे की चीजों को समझने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुनना है सब। सो दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दो तरीके की होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो आप ये देखो कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, पहले तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, कौन बताएगा? देखो, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है कि मतलब डे टू डे लाइफ में फिजिक्स का जो भी जो हम लोग आसपास देख रहे हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट में, नेचर में जो भी फिजिक्स की चीजें हम देख रहे हैं, वो सारी चीजें को डिफाइन करने के लिए कुछ क्वांटिटीज डिफाइन की गई हैं। वो सारे लॉज, फिजिक्स के जो नॉर्मल नेचर के लॉ को समझने के लिए जो क्वांटिटीज डिफाइन की गई हैं, उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। तो ऑल द लॉज विच एग्जिस्ट इन नेचर कैन बी अंडरस्टूड बाय दीज फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग को उन लॉज को समझने में मदद करता है। तो दो तरीके का फिजिकल क्वांटिटी है, एक हो गया स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था थोड़ा सा। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज बस जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू, है ना, नंबर जो है, जो उसके वैल्यू को बताता है, वो उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। वेक्टर्स क्या है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और स्केलर क्वांटिटी में बस मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। सो पढ़ते हैं यहाँ पे। स्केलर क्वांटिटीज क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज और स्केलर्स। तो उनको स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं या स्केलर्स भी कह देंगे तो चल जाएगा काम। सो इसमें क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड और नो डायरेक्शन। एग्जाम्पल जो है स्केलर क्वांटिटीज के क्या क्या है? मास है ना, इसमें बस मैग्नीट्यूड है। जैसे 10 केजी कहते हो, 20 केजी कहते हो, तो ये 10 उसका मैग्नीट्यूड बताता है, केजी उसका यूनिट है बेसिकली। लेंथ जो है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, एंड मेनी मोर।
कई सारे और भी स्केलर क्वांटिटीज। द स्केलर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा। ये हम लोग अभी बात भी कर रहे थे, स्केलर क्वांटिटीज को हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, ये सब हम कैसे करते हैं? ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा, जो बचपन से हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं नंबर का, वैसे ही हम लोग यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे। स्केलर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड इज स्पेसिफाइड बाय मेयर नंबर एंड यूनिट। तो स्केलर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये इसको स्पेसिफाई हम लोग कैसे करते हैं? नंबर और यूनिट से। जैसे 10 kg, तो 10 एक नंबर हो गया, kg उसका यूनिट हो गया। तो ये हमारा कोई भी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे वर्क डन है, वर्क डन हम लोग 10 जूल्स भी लिख सकते हैं, -20 जूल्स भी लिख सकते हैं। तो माइनस देखो नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे वर्क डन नेगेटिव भी है, टेम्परेचर जैसे नेगेटिव भी है, राइट? तो ये जो हम लोग वैल्यूज लिखते हैं along with number, along with the unit, ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी स्केलर क्वांटिटी का। अब जो दूसरा टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उनको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। एग्जाम्पल्स क्या है वेक्टर क्वांटिटीज का? सबसे पहला एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, ये सब जो है वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल्स हैं। हम लोगों ने ये देखा भी था भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस हम लोगों ने देखा था। तो स्केलर और वेक्टर का मोस्टली डिफरेंस वही हो जाता है। मतलब जो अपना वेक्टर क्वांटिटी है, ये इस वेक्टर क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, है ना। दूसरा कि जो अपना वेक्टर क्वांटिटीज है वो कई सारे वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करके तुमको जीरो भी मिल सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज को सेपरेट करती हैं स्केलर क्वांटिटीज से। सो जैसे डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट हम लोग अगर डिस्टेंस लिखते हैं तो डिस्टेंस में हम लोग अगर 10 किलोमीटर कहेंगे तो यहाँ पे 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन हमको साथ में बताना पड़ेगा। तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन भी हम बताते हैं। उसी तरह बॉडी इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसको हम डायरेक्शन भी बता दें 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, तो वो वेलोसिटी हो गया। तो ये जो स्पीड वेलोसिटी का डिफरेंस है ना। एक्सेलरेशन है, जैसे एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। फोर्स है, मान लो 2 न्यूटन लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है वो बताना जरूरी है। टॉर्क होता है, वो रोटेशनल इफेक्ट लाता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में बाद में भी पढ़ेंगे इन वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में अलग अलग चैप्टर्स में। बट अभी तुम्हें बस ये जानना है कि दो तरीके का फिजिकल क्वांटिटी है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये आपको जानना है। अब वेक्टर्स कैन नॉट बी, ये अभी हम लोग बात कर भी रहे थे भाई, वेक्टर्स को हम लोग नॉर्मल अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते। सो वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड by ordinary laws of algebra. For these operations we use laws of vectors. तो वो laws of vectors को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय अनदर वेक्टर इज नॉट अ वैलिड ऑपरेशन इन वेक्टर अलजेब्रा। तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से हम डिवाइड नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा कोई अलजेब्रा नहीं है उसको डिफाइन करने के लिए। सो डिवीजन ऑफ वेक्टर इज नॉट अ वैलिड ऑपरेशन। Now, a vector can be represented either by a single letter in boldface or by using single letter with an arrowhead on it. तो जनरली क्या है, या तो बोल्ड फेस में, जैसे ये ए बोल्ड में लिखा हुआ है, बी बोल्ड में लिखा हुआ है, तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये टाइप करने समय तो किया जा सकता है, जब हम कॉपी में लिखेंगे तो बोल्ड करने के लिए ये तो लगेगा कि कहीं ओवर राइटिंग नहीं है, तो वो कंफ्यूजन होगा। उसके लिए एक और नोटेशन है भाई, ए के ऊपर अगर एक एरो इस तरह से बना दे तो वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह बी के ऊपर ऐसे एक एरो बना दिया, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको हम लोग जनरली अगर स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक एरो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जो कि उसका डायरेक्शन हम लोग को बताता है। बेसिकली वो बताता है कि वेक्टर क्वांटिटी है। Now, geometrically or graphically, a vector is represented by a straight line with an arrowhead, that is arrowed line.
तो अब अगर हम लोग को मान लो बताना है 2 न्यूटन फोर्स, राइट, तो 2 न्यूटन का फोर्स है, मतलब 1 न्यूटन को अगर 1 सेंटीमीटर हम लोग डिफाइन कर देते हैं, तो ये हम लोग 2 न्यूटन के फोर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस एरो का लेंथ जो है उसका मैग्नीट्यूड बताता है, और जो ये एरो का डायरेक्शन है, मतलब एरो जिस तरफ है वो उसका डायरेक्शन बताता है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो जो उसका लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड सिग्निफाई करेगा। तो हम लोग को बताना पड़ेगा, मतलब जो स्केल हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग को ये बताना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग को स्केल बताना पड़ता है इसका, कि हम लोग क्या स्केल यूज कर रहे हैं यहाँ बनाने के लिए। लेंथ इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और एरो का जो हेड है वो उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। सो एरो हेड represents the direction. So the starting point of arrowed line is called tail or origin of vector, and end point of an arrowed line is called tip or head of the vector. तो ये जो है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं टेल ऑफ ए वेक्टर और ओरिजिन ऑफ ए वेक्टर, और ये वाला जो है इसको हेड ऑफ द वेक्टर या फिर टिप ऑफ द वेक्टर कहते हैं। तो टेल या ओरिजिन, ठीक है, हेड या टिप कहते हैं एक वेक्टर का। इसे क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। Now, modulus of a vector, the magnitude of a vector is modulus of a vector. The modulus of a vector A is represented by वेक्टर ए को हम लोग ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू वाले साइन के बीच में लिख लेते हैं, तो वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब वो नंबर जो उसको, जो साइज है वेक्टर का, वो साइज को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसको हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर कहते हैं। तो उस मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड है वो उसका मॉड्यूलस हो जाता है। तो हमारा एक अगर वेक्टर ए है लेट से, तो उसके मॉड्यूलस को हम लोग ए के ऊपर साइड में ये लाइंस बना के, जो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए लाइंस यूज करते हैं, वो उसका मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर ए हो जाता है। So this represents modulus of vector A. Now unit vector of the given vector is a vector of unit magnitude and having the same direction as that of a given vector. मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर दे रखा है, लेट्स से A वेक्टर, ठीक है, अब इस A वेक्टर का डायरेक्शन हमें पता है और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। हमें जो यूनिट वेक्टर क्या बताता है, यूनिट वेक्टर बताता है कि यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज along दिस वेक्टर एंड द डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन उसका इस वेक्टर के along ही होगा और उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा। मान लो 1 यूनिट का एक, ये 1 यूनिट है, इस 1 यूनिट को इस डायरेक्शन में अगर हम लोग एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर ऐसे बना दें, तो ये इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा और उसको हम लोग रिप्रेजेंट ए कैप से करते हैं। तो एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या है, ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो हो क्या जाएगा भाई, ए कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर ए को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा यूनिट वेक्टर बताता है। तो किसी भी वेक्टर को उसके उसके लेंथ से, मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें उस वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर निकल के आ जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर एक वेक्टर है पूरा इसके अलोंग, उसके अलोंग ही एक सिंगल 1 यूनिट का अगर वेक्टर डिफाइन कर दें तो वो उसका यूनिट वेक्टर कहलाता है। डायरेक्शन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो जाएगा। तो वो निकालने के लिए क्या कहते हैं, मान लो हमारे पास 10 यूनिट्स का ये है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे इस वेक्टर को तो हम लोग को यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो भाई उसके मैग्नीट्यूड से, एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर निकल के आ जाता है। तो यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड एज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये इसका यूनिट वेक्टर। तो हम लोगों ने क्या किया बेसिकली कि
पूरे वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने, मान लो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अब अगर कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब कि वहां पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, मतलब ये अगर मेरे पास एक वेक्टर है ओ ए, अब इस ए के पास से अगर हम एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करें तो ये एक कंपोनेंट हो गया, और दूसरा उसको एक्स कंपोनेंट कहेंगे, और दूसरा यहाँ पर से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये जो वेक्टर है ये इसका वाई कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो एक ए वेक्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग। तो एक्स के लॉन्ग जो वैल्यू होता है उसको हम लोग मान लो ए एक्स लिख रहे हैं, और ये जो वैल्यू है मान लो ये इसका मैग्नीट्यूड ए है। ठीक है, अगर वेक्टर का जो वो ऊपर एरो है उसको हटा देते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। तो ओ ए का जो मैग्नीट्यूड है मान लो ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये ए एक्स हो गया, और ये जो लेंथ है वो ए वाई हो गया। हमें पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम अलग से दिया हुआ होता है, उसको आई कैप कहते हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग अलग नाम दिए हैं जे कैप। मतलब कि ये आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग वन यूनिट का वेक्टर है, और जे कैप जो है वाई एक्सिस के अलोंग वन यूनिट का वेक्टर, उसको नाम दे दिया गया है आई कैप और जे कैप। सो आप लिखोगे कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस is represented as I cap, and unit vector along y axis is represented as j cap। तो ये हमारे दो यूनिट वेक्टर हो गए, आई कैप और जो जे कैप। ठीक है, अब अगर यही, ये तो टू डायमेंशन की पहले बात कर लेते हैं, तो हम लोग टू डायमेंशंस में बात कर रहे हैं, थ्री डायमेंशन पे अभी जाएंगे हम लोग थोड़ी देर में। सो टू डायमेंशनल प्लेन में हम लोग ये बात कर रहे हैं अभी। सो ये आई कैप और जे कैप हो गया। अगर मान लो हमारे पास ये वेक्टर ए था, इसको हम लोग ने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर यूनिट उसका ए एक्स है तो इस वेक्टर ए को हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग जो उसका कंपोनेंट है ए वाई है उसको ए वाई जे करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका ये मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका क्या मैग्नीट्यूड है ए एक्स, और वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका क्या मैग्नीट्यूड है ए वाई। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें नेट वेक्टर ए मिल जाएगा। तो एक वेक्टर ए को हम लोगों ने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, ए एक्स और ए वाई के कंपोनेंट। और कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, तो हमें कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप मान लो इसको थीटा एंगल लेते हो, ये एंगल क्या हो गया, थीटा एंगल हो गया। तो अगर ये थीटा एंगल है तो हमें पता है कि जिधर थीटा होता है, अगर ये तुम समझो कि भाई ए एक्स, राइट, ये ए एक्स अपॉन ए, ठीक है, ए एक्स डिवाइडेड बाय ए, ये ट्राइंगल में ए एक्स बेस हो गया और ए हाइपोटेनस हो गया। तो बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ए एक्स अपॉन ए। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ए एक्स डिवाइडेड बाय ए मतलब बेस बाय हाइपोटेनस हमें कॉस थीटा देता है। तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। उसी तरह आप ये देखो ए वाई, ये ए एक्स है, ये अगर ए वाई है तो ये लेंथ भी ए वाई होगा। तो ए वाई डिवाइडेड बाय ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो गया, उसको साइन थीटा हम लोग लिखेंगे। तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा हो जाता है। तो तुमको ये समझना है कि भाई अगर कोई वेक्टर हमें दे रखा है ए, उसका एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, जिधर एंगल थीटा होता है वो कॉस कंपोनेंट हो जाता है, इसको हम लोग ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। और जिधर थीटा नहीं है, यहाँ थीटा नहीं है, ये थीटा है, ये क्या है 90 माइनस थीटा है, राइट।
तो जिधर एंगल थीटा है वो कॉस कंपोनेंट, जिधर थीटा नहीं है वो साइन कंपोनेंट, तो इसको हम लोग ए साइन थीटा लिखते हैं। क्लियर है बच्चों ये? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। सो अगर हम लोग के पास कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, मान लो, है ना, हम लोगों का ए का वैल्यू, जो ए मैग्नीट्यूड जो है इसका 5 है, लेट्स से, ठीक है, तो 5 इसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 हो गया। तो हम लोग जो है इसमें जो वेक्टर ए होगा इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 5 cos थीटा आई कैप प्लस 5 sin थीटा जे कैप। ठीक है, कोई भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर 2 डायमेंशन का वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग लिखेंगे रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है कि रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? ए के बराबर। हाँ सर, ए एक्स और ए वाई का वैल्यू सेम होता है? नहीं, सेम नहीं होगा ना, सेम नहीं होगा, थीटा पे डिपेंड करेगा ना कि क्या वैल्यू है। तो वहाँ जो आप लिखे मतलब ए का मैग्नीट्यूड 5 लिखे, फिर ए वेक्टर इक्वल टू 5 cos आई कैप प्लस 5 sin आई जे कैप। 5 cos जो है ये है ए एक्स, ये हो गया ए एक्स। 5 sin जो है ये हो गया ए वाई। तो 5 cos और 5 sin सेम कहाँ होगा? वो तो एंगल पे डिपेंड किया ना। थीटा अगर 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री रूट 3/2 होता है, sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो अलग अलग हो गया वैल्यू। हाँ। ठीक है, ये पूरी चीज ये ए वाई है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस सर। इन सबको अभी आगे भी पढ़ेंगे, बट मेरा बताने का ये पर्पस है कि तुमको थोड़ा वेक्टर्स के बाद बारे में आना। वेक्टर्स वगैरह क्या है कि बार बार समझोगे, देखोगे, तब थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा आता है। ठीक है, जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल भी लेते हैं, ये सबने नोट कर लिया ना? अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें, लेट्स से मेरे पास कोई एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि एक हमारे पास वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j, है ना। अब आपको बोलेगा कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर along a, राइट। तो अब यूनिट वेक्टर ए कैप को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई रूट अंडर, मतलब जो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो एक्स कॉम्पोनेंट मेरा क्या है? 2 है। एक्स कॉम्पोनेंट 2 है ना, 2i मतलब ए एक्स आई 2i, तो 2 स्क्वायर प्लस ये जो हमारा y कंपोनेंट है 3 है, इसको 3 स्क्वायर लिखेंगे। भाई हमारे पास फॉर्मूला था मॉड्यूलस का, ये जो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर निकालते हैं रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो ए एक्स मेरा क्या है? 2 है और ए वाई 3 है। बेसिकली आपका ए एक्स जो एक्स कंपोनेंट है वो 2 है और जो y कंपोनेंट है वो 3 है। सो ये देखो 4 प्लस 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। रूट 25 इज इक्वल टू 5 हो गया। तो अब हम लोग वेक्टर को क्या करेंगे? जो वेक्टर मेरा है 2i प्लस 3j, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। इंडिविजुअली अलग अलग नंबर्स को डिवाइड कर दो। 2/5i प्लस 3/5j। ठीक है, अब यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर वेक्टर्स में तो आप डिवीजन बोल रहे थे, नहीं होगा। ये जो है 5, ये वेक्टर नहीं है, दो वेक्टर का डिवीजन नहीं होगा। एक वेक्टर को किसी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग ये देखो 2/5 अलग से डिवाइड कर दिया इधर और 3/5 अलग से डिवाइड कर दिया। तो हमारा जो यूनिट वेक्टर है ए कैप, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2/5 आई कैप प्लस
3/5 j कैप, ये हमारा यूनिट वेक्टर है along ये, और ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा ग्राफिकली, तो हम लोगों ने क्या बोला कि भाई 2i और 3j, मतलब x के अलोंग 2 है ना, x कंपोनेंट 2 हो गया और y कंपोनेंट 3 हो गया, 1 2 3 ऐसे चलेंगे, तो 1 2 3 हो गया। अब हम लोग इसको 2,3 जो x के अलोंग और y के अलोंग है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो लाइन है, ये लाइन हमारा वो वेक्टर हो गया, वेक्टर a विच इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। i वेक्टर का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, तो ये i कैप हो गया ये, और j कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, तो ये रिप्रेजेंट करता है j कैप। और ये मेरा ये जो OA है, ये वेक्टर A हो गया। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लो सब लोग जल्दी से। लिख लिया सभी ने? यस सर। तो हम लोग ये अभी पढ़ भी रहे थे भाई कि जो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है, दैट इज वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो 2 डायमेंशंस में पढ़ रहे थे, अब हम लोग 3 डायमेंशन वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। 3 डायमेंशंस में क्या होता है कि 3 डायमेंशन जो हम लोग डिफाइन करते हैं, एक हो गया ये एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस 90 डिग्री पे, और z एक्सिस भी ये 90 डिग्री पे है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, जो हमारा प्लेन ऑफ पेपर है उससे बाहर आ रहा है, मतलब हमारा जो स्क्रीन है उससे जो बाहर एक वेक्टर आ रहा होगा, मतलब डायरेक्शन, वो 3 डायमेंशन होगा। तो कोई भी वेक्टर को हम लोग 3 डायमेंशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जनरली जो हम लोग, हमारा रूम ही है, रूम में देखोगे हाइट है, लेंथ है और ब्रेथ है। लेंथ और ब्रेथ जो हो गया रूम का, जो बेस में जो हम जहाँ पे हमारा जमीन है, सतह है, सतह का एक साइड और दूसरा एज, वो दोनों एक्स और वाई एक्सिस हो गया, और जो हाइट है रूम का वो हमारा जेड एक्सिस हो जाता है। ठीक है, तो अपने कमरे में ही झांकोगे तो तुमको 3 डायमेंशंस मिल रहे हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम इस डायग्राम से देखो, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तुम्हारा सामने वाले दीवार का जो बेस है वो एक्स हो गया, हाइट वाई हो गया, और जो साइड वाला लेफ्ट साइड में जो दीवार है उसमें जो नीचे बेस है वो तुम्हारा जेड एक्सिस हो गया, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, वो तीसरा डायमेंशन देता है। तो हम लोग जनरली 2D मूवी देखते हैं तो एक्स और वाई, मतलब पर्दे पे हमको जो स्क्रीन पे दिख रहा होता है हम कहते हैं 2D मूवी है, राइट। कोई मूवी देखने जाते हैं पूर्णिया में, जितना मूवी हॉल है वो सब 2 डायमेंशन का ही है, पता नहीं 3 डायमेंशन का बन गया होगा तो हमको नहीं पता। अभी तक तो हमको यही पता है कि 2 डायमेंशन का मूवी दिखता है वहां। अब अगर 3D मूवी जाना है हम लोग को देखने के लिए कोई, तो वो जो हम लोग ग्लासेस लगा के देखते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हमें हीरो बाहर भी आता हुआ दिखता है, या फिर कोई शेर या कोई चीज ऐसे जंप किया तो लगता है हमारे ऊपर ही जंप कर गया, तो हमें तीसरा डायमेंशन भी मिल गया। तो वो डायमेंशन क्या है, जेड एक्सिस वाला डायमेंशन। So in rectangular Cartesian coordinates, I, J, K are unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis. तो x-axis के along जो unit vector है उसको अलग से नाम दे दिया गया है I cap. y-axis के along जो unit vector है उसको j cap. ये दोनों तो अभी हम लोग पीछे भी पढ़े थे। और जो
जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको आई कैप जे के कैप से नाम दे दिया गया। तो आई, जे और के तीन नाम दिया गया है यूनिट वेक्टर्स को एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, अब इसको जो इस जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर इसीलिए क्योंकि ये सारे 90 डिग्रीज एक दूसरे से बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। Now, thus a unit vector in a given direction is also defined as a vector in that direction divided by the magnitude of given vector. It is unitless and dimensionless vector and represents direction only. तो unit vector का कोई dimension नहीं होगा, कोई unit नहीं होगा और वो बस direction को बताता है। अब दो वेक्टर्स इक्वल कब कहलाएगा? जब वो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। सो इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। तो जैसे यहाँ वेक्टर ए और बी है, दोनों का डायरेक्शन राइट साइड एक ही डायरेक्शन में है और लेंथ अगर इसका मेजर करोगे तो वेक्टर ए का और वेक्टर बी का अगर लेंथ देखोगे सेम है, लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बताता है, तो लेंथ सेम हो गया मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो गया। एरो एक ही डायरेक्शन में है मतलब उनका डायरेक्शन भी सेम हो गया। तो दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है उनको हम इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। क्लियर है बच्चों? अब ये जो 3 डायमेंशन वाला चीज है उसको थोड़ा विजुअलाइज करना बहुत अच्छे से जरूरी है। मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है ना, ओपी। तो ओपी जो एक वेक्टर है उसको अगर हम लोग ऐसे ज्वाइन कर दें, राइट, अब पी पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। कहां पे ड्रॉप करेंगे? एक्स वाई प्लेन में। यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को और ऊपर वाला जेड एक्सिस को। तो हम लोग एक्स वाई जेड को कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये ध्यान में रखना है कि वो हमेशा क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। मान लो तुमने जैसे अभी इसके पहले वाले केस में हम लोगों ने इसको एक्स लिखा था, इसको वाई लिखा था और इसको जेड लिखा था, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये। एक्स अगर तुम्हारा हॉरिजॉन्टल वाला है, वाई हमारा वर्टिकल वाला है, तो जेड हमारा बाहर निकलने वाला है। और यहाँ पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई एक्स जो है इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, वाई हमारा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया और जेड हमारा वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर? अब कोई भी जो वेक्टर है हमारा, वेक्टर मान लो ओपी हमारा एक गिवन वेक्टर, ये पिंक वाला जो वेक्टर है, इसका कोऑर्डिनेट x, y, z है p का, राइट। तो मतलब x कोऑर्डिनेट x हो गया, y कोऑर्डिनेट y हो गया और z कोऑर्डिनेट z हो गया। मतलब कि और हम लोग ने ये भी देखा था कि यूनिट वेक्टर जो x एक्सिस के अलोंग है उसको i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर जो y एक्सिस के अलोंग है उसको j कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट वेक्टर जो z एक्सिस के तरफ है उसको हम लोग k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें ये पता है कि भाई इसका मतलब यहां पर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये पॉइंट आया Q, P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स वाई प्लेन पे तो Q पे हिट करेगा। Q से तुम क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो एक्स एक्सिस पे और Q से दूसरा परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दो, एक एक्स एक्सिस पे और दूसरा जेड एक्सिस पे। ठीक है, तो अब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस पे, सॉरी, तो ये तुम्हारा जो लेंथ हो गया, ये लेंथ ये हमारा x हो जाता है O से लेके R तक, और O से लेके S तक जो लेंथ है उसको y से रिप्रेजेंट कर, और P से Q ये जो हाइट है इसको Z से, तो ये Z है तो ये भी Z होगा O से लेके T तक। तो अब अगर हमें OP वेक्टर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में लिखना होगा तो x एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है x है, डायरेक्शन i कैप हो गया, y एक्सिस के अलोंग, ठीक है, जो हमारा y एक्सिस है उसके अलोंग जो मैग्नीट्यूड है वो y है और उसका जो डायरेक्शन है वो j कैप हो गया, तो xi प्लस yj, और z एक्सिस के अलोंग z है उसका मैग्नीट्यूड zk, तो xi yj और zk उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर OP का। सो रिप्रेजेंटेशन
of vector OP in rectangular coordinate system. क्लियर है बच्चों? अब तुम लोग विजुलाइज कर पा रहे हो उसको? Yes, sir. है ना, 3 डायमेंशन बन गया। देखो अगर इसको हम लोग कंप्लीट करें तो तुमको एक पूरा 3 डायमेंशनल फिगर ऐसे दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है 3 डायमेंशनल फिगर पूरा? यस सर। तो ये हमारा एक्स वाई जेड, मतलब देखो वेक्टर्स को समझने के लिए तो पहले सबसे पहले विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और जहां पे भी तुम विजुअलाइज नहीं कर सकते हो, तुम देख नहीं सकते हो कि ये कैसा दिख रहा होगा, कैसा एक्चुअली होगा, अपने कमरे को देख लो, वहां पर से तुम सारा चीज समझ सकते हो कि एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, वो वेक्टर कैसे होगा, राइट? वो किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, उसका हम लोग एक्स कॉम्पोनेंट कैसे निकालेंगे, वाई कैसे निकालेंगे, जेड कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें तुमको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी एक बार। और तुम जितना देखोगे समझोगे उतना क्लैरिटी आएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। जैसे ये देखो, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो तुम देखो एक्स और वाई और जेड अकॉर्डिंगली चेंज करेगा। मान लो ये बस यहाँ पे जो वेक्टर दिखा रहा है तुमको, बस एक्स चेंज कर रहा है, मतलब वेक्टर घूम रहा है तो क्या हो रहा है, एक्स चेंज कर दे रहा है। वाई फिर तुम्हारा कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट है। वाई क्या हो गया, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो वाई हो गया, वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक्स हो गया, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है वो एक्स हो गया, और वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है वो वाई हो गया। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये यही चीज इसी के बराबर है, ये एक्स हो गया। वाई एक्सिस के अलोंग जो ये डिस्टेंस है ये बेसिकली y हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा y हो गया। z एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है वो हमारा z हो गया। सो दैट विल बी सेम एज दिस डिस्टेंस, अगर यहाँ पर से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको अब हम लोग लिखेंगे तो x एक्सिस x y z ऐसे करके लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। तो ये 3 डायमेंशनल है। देखो ये तुम्हारा जो है एक्स वाई जेड तुम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, बस तुमको इस चीज का ध्यान में रखना है कि मान लो तुमने अगर इसको एक्स लिया है, इसको वाई लिया है, तो ये तुम्हारा जेड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से चलेगा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। है ना, ये सब तुमको विजुलाइज करने के लिए दिया गया है, जिससे तुम समझो कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ये हमारा ओ वेक्टर था, ये ओपी था, राइट? इसको हम कह रहे थे ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया, सॉरी इसको हम लोग कह रहे थे एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया, इसको हम लोग कह रहे थे वाई एक्सिस के अलोंग, और इसको हम लोग कह रहे थे जेड एक्सिस के अलोंग। तो ये जो वेक्टर है ये इसका कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट हो गया, और ये जेड कंपोनेंट हो गया, ये ओ हो गया। अब ये जो एक्स वाई प्लेन है, इस पर से पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, फिर यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और एक परपेंडिकुलर यहाँ पर से इस पे ड्रॉप करेंगे, और बाद में फिर ये 3 डायमेंशनल फिगर हम लोग बनाते हैं। पूरा विजुलाइज कर पा रहे हो किस तरह से ये 3 डायमेंशन में चल रहा है वेक्टर्स वगैरह? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। जैसे इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 4i माइनस 3j प्लस k, तो अब यहाँ पे हमारे पास वेक्टर दे रखा है, ये जो वेक्टर a है दिस इज इक्वल टू 4i माइनस 3j प्लस ऑफ k।
तो हमें पता है कि भाई वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है √4² प्लस -3² प्लस ऑफ 1²। मतलब हमारे पास अगर एक वेक्टर है, लेट्स से वेक्टर ए, दिस इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, तो हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो होता है दिस इज इक्वल टू √x² प्लस y² प्लस z²। तो उससे हम लोग चल रहे हैं, जैसे 2 डायमेंशन में x² प्लस y² था, 3 डायमेंशन में x² प्लस y² प्लस z², तीनों चीज हो जाएगा। ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है। तो अब यहाँ पे ये वैल्यूज डालेंगे। 4² क्या हो गया 16, -3 का होल स्क्वायर क्या हो गया 9, और 1² 1 हो गया। 16 प्लस 9 25 प्लस 1 26 हो गया। तो √26 हो गया। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √26। अब हमें मैग्नीट्यूड पता है, वेक्टर पता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला था भाई वेक्टर ए डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड विल गिव यू अ यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। तो वेक्टर ए मेरा क्या है, वेक्टर ए है 4i माइनस ऑफ 3j प्लस ऑफ k। इस पूरे वेक्टर को हम लोग डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। दिस इज √26। तो दिस इज 4 डिवाइडेड बाय √26i माइनस 3 डिवाइडेड बाय √26j प्लस 1 डिवाइडेड बाय √26 k। तो 4 बाय √26 माइनस 3 बाय √26 प्लस 1 बाय √26 ijk, ये हमारा वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर होगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नाउ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है उसको समझने के लिए पहले रिप्रेजेंटेशन वेक्टर्स का समझना है। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मींस स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल। ये समझना जरूरी है, दो वेक्टर के बीच का एंगल तब निकाल सकते हैं जब दोनों वेक्टर को टेल टू टेल रखा है, एक का टेल दूसरे के टेल से मिला के रखा है, और स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स, राइट। ना इन दिस गिवन सिचुएशन, जैसे मेरा पहला वाला सिचुएशन है उसमें देखो टेल टू टेल तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया ही है। एक वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है ए, दूसरा वेक्टर बी, और दोनों का टेल एक ही पॉइंट पे। स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स मतलब इस एंगल की बात हो रहा है। यहाँ पे दो एंगल्स होंगे, एक ये होगा राइट, और दूसरा ये वाला एंगल होगा, है ना। दो वेक्टर के बीच में तो हम दोनों एंगल बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ये इनके बीच में एंगल है या फिर ये है इनके बीच में, बट इन दोनों में छोटा कौन सा है, थीटा वाला एंगल छोटा है। तो स्मॉलर ऑफ द टू एंगल इज टेकन एज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब यहाँ पे जो ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं, इस वेक्टर का देखो ये हेड और इस वेक्टर का हेड इधर है, तो मतलब टेल टू टेल कनेक्टेड नहीं है, हेड और टेल आपस में कनेक्टेड है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, मतलब वेक्टर को ना
किसी भी वेक्टर को पैरेलली पूरे प्लेन में कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो यही लिख लो, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड। तो ये सब कॉन्सेप्ट है जो हम लिखते हैं या फिर जो तुमको बताते हैं, उन सबको ध्यान रखना है और नोट्स में लिखते जाना है आपने। सो वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली along the plane anywhere। ठीक है, इसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो मतलब एक वेक्टर अगर ए ये दिखा रहा है, इसको खिसका के तुम यहां भी ला सकते हो, बस पैरेलल होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। इसको खिसका के यहां भी ला सकते हो, इसका खिसका के इधर भी ला सकते हो। ये सारे वेक्टर्स एक ही वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वेक्टर ए। तो अगर एक प्लेन में उसको पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट करेंगे, उसको वो वेक्टर चेंज नहीं करता है। तो मेरा ये जो वेक्टर है, इसको हम लोग उठा के ऐसे रख देंगे कि इसका जो टेल, वेक्टर ए का टेल यहाँ पे आ जाए, वेक्टर बी के टेल के साथ आ जाए। तो इसको हम लोगों ने उठा दिया, यहाँ पे रख दिया, वेक्टर ए इधर हो गया, वेक्टर बी ये हो गया। अब इन दोनों वेक्टर के बीच में दो एंगल है, एक ये एंगल है, दूसरा ये एंगल है। इनमें छोटा कौन सा है? ये एंगल छोटा है। तो वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? मान लो ये अल्फा दिया हुआ है, तो इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा। ये दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज नॉट अल्फा बट 180 माइनस अल्फा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So to find angle between A and B, translate A in a manner that their tails coincide. Now the angle between A and B is theta. So A और B के बीच में एंगल यहाँ पे थीटा है। Now in figure shown below, angle between A and B, जैसे यहाँ पे देखो, इसमें अगर ये 60 डिग्री है तो 180 माइनस 60 ये क्या हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। टेल टू टेल करने पे इनके बीच में एंगल 120 आ रहा है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री एंड नॉट 60 डिग्री। 60 डिग्री नहीं है बट 120 डिग्री के बराबर। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, आ गया समझ? अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, इनके बीच में एंगल निकालना है, ये इधर है इधर है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? एक्सटेंड कर देंगे टेल टू टेल बनाने के लिए। ये वेक्टर बी है हमारा, वेक्टर ए को आगे बढ़ा लेंगे इसके तरफ, तो टेल टू टेल हो जाएगा ये। अब ये हो गया वेक्टर ए तुम्हारा, ये हो गया वेक्टर बी। इनके बीच में छोटा एंगल ये वाला है। तो अगर हम इसको कह रहे थे 30 डिग्री, तो ये कितना? 180 माइनस 30, 150 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कितना आ गया? 150 डिग्री। नाउ इक्वल वेक्टर्स तो हम लोगों ने देख ही लिया था भाई, वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शंस आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब लेंथ सेम है, और डायरेक्शन, एरो का जो डायरेक्शन है वो भी सेम है, तो उसको हम लोग इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए इज इक्वल टू बी। अगर पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, जैसे पी क्यू आर, जो पी क्यू एस टी करके एक पैरेललोग्राम है, तो ये पी, जो ये वाला वेक्टर है पी क्यू, और टी एस, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स होंगे क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड का, लेंथ ऑपोजिट साइड का सेम होता है, डायरेक्शन सेम है यार। उसी तरह ये वेक्टर जो क्यू एस है, ये पी टी के बराबर होगा क्योंकि उसका लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम। Now, a vector will remain same if we translate it parallel to itself without rotating। ये हम लोग बात कर रहे थे कि भाई एक प्लेन में अगर उसको ट्रांसलेट करेंगे इधर उधर बिना उसको रोटेट किए, उसका डायरेक्शन को चेंज किए हुए, पैरेलली एक पूरे प्लेन में अगर एक वेक्टर को घुमाएंगे, मूव करेंगे, तो उसका जो वो वेक्टर सेम रह जाएगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ऑन रोटेशन अ वेक्टर चेंजेस कंप्लीटली, although its magnitude remains same, but due to change in direction it represents a new quantity। अगर हम लोग रोटेट कर देंगे, बिना रोटेट किए पैरेलली ट्रांसलेट करेंगे तो वेक्टर रिमेन सेम, और अगर रोटेट कर दिया, मतलब ये एक वेक्टर है,
इसी लेंथ का वेक्टर एक इधर बना दिया, तो ये जो दोनों वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये कुछ दूसरा वेक्टर बन गया ए डैश। ठीक है, सो वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए डैश। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शंस दोनों का अलग अलग है। इक्वल वेक्टर्स होने के लिए हमने देखा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम, इन तीनों केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम, इसीलिए हम पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं वेक्टर। अब हम लोग नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर पे आते हैं। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज, so negative of vector of a given vector has same magnitude but opposite direction। मान लो मेरा यहाँ पे एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए, इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, लेंथ सेम रखेंगे, डायरेक्शन उल्टा कर दें। मतलब एरो पहले इधर था, अब एरो ऐसा बना दिया, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? माइनस ए। तो वेक्टर का नेगेटिव इज मैग्नीट्यूड सेम बट द डायरेक्शन ऑपोजिट। So negative of a vector of a given vector has same magnitude but opposite direction। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट भी कर रहा है नेगेटिव वेक्टर को, वेक्टर ए हो गया, उसका माइनस ए जो है, एरो बस चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है, लेंथ सेम रहता है। सो इन द गिवन फिगर b इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ a। ये जो b वेक्टर है ये a वेक्टर का नेगेटिव, और b किसके बराबर है? माइनस a के बराबर। अब कोलीनियर वेक्टर्स वो होते हैं जिसका कि डायरेक्शन सेम होता है। पैरेलल वेक्टर्स जो भी हैं वो कोलीनियर कहलाएंगे। सो वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग सेम लाइन और पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड कोलीनियर वेक्टर। अगर एक ही लाइन में है या फिर पैरेलल है तो उसको कोलीनियर कहेंगे। पैरेलल इसीलिए क्योंकि बाद में वेक्टर को तो हम कहीं पे भी मूव कर ही सकते हैं पैरेलली, हम सी को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, है ना, उसी तरह हम डी को भी यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो ये सारे जो है पैरेलली हम शिफ्ट कर सकते हैं कहीं पे भी। तो इसीलिए कोई भी वेक्टर है जो पैरेलल है, डी का डायरेक्शन उल्टा है। तो कोलिनियर वेक्टर के लिए डायरेक्शन सेम होना जरूरी नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड और जो है एक ही लाइन पे एक्ट करना चाहिए, सेम लाइन या पैरेलल लाइंस पे एक्ट होनी चाहिए। पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर दोनों कोलिनियर कहलाएंगे। So if two collinear vector act along same direction, they are called parallel vectors, जैसे A B C parallel है। और anti-parallel vectors, if two vectors, so if two collinear vectors act in opposite direction, then they are called anti-parallel vectors। Now in figure above, B and D are anti-parallel vectors। अब आ जाते हैं, if two vectors are collinear then one vector can be expressed as multiple of some scalar or real number। so जैसे दो वेक्टर अगर collinear है, एक ही डायरेक्शन में है ना, या एंटी पैरेलल है या पैरेलल है, तो उस केस में एक वेक्टर को हम दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि a इज इक्वल टू लैम्डा भी लिख सकते हैं, वेयर लैम्डा इज अ स्केलर। तो मान लो हमारे पास वेक्टर a इज इक्वल टू, जब हम 5b लिखते हैं, या वेक्टर a इज इक्वल टू -2b लिखेंगे, दोनों केस में ये 5b क्या हो जाएगा? मान लो वेक्टर b है, यहाँ पे 5b क्या हो गया? इसके 5 टाइम्स लेंथ का एक वेक्टर, और उसी डायरेक्शन में जिधर वेक्टर b है, तो ये वेक्टर a 5b, ये दोनों वेक्टर क्या हो गए? कोलिनियर वेक्टर से तो हुए। उसी तरह a इज इक्वल टू -2b लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे? इसका डबल करके और ऑपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे, तो ये वेक्टर क्या हो गया? a इज इक्वल टू -2b। तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, ये सारे कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। तो अगर एक दो वेक्टर को, कोलिनियर वेक्टर को हमको रिप्रेजेंट करना है तो दैट कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू लैम्डा b। So if a and b are collinear vectors, then one of the vector can be represented in the form of another vector by multiplying it with a scalar। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में लिख के उसको स्केलर कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कोलिनियर वेक्टर्स मिल जाएंगे दो वेक्टर्स के बीच। ठीक है बच्चों?
अब आ जाते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। तो को इनिशियल वेक्टर्स हम लोगों ने देखा ही था भाई, ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है उनको को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। जैसे ए बी सी डी, इन सब का इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, ओ, इसीलिए इन वेक्टर्स को को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। So if two tails of two or more vectors meet at some point, then they are called co-initial vectors. अगर कई सारे वेक्टर्स हैं A, B, C और D, इन सभी का टेल एक पॉइंट पे जाके मर्ज कर रहा है, को पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे, इन वेक्टर्स को हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। तो बेसिकली अभी पर्पस क्या है, हम लोग वेक्टर्स के टर्म्स वगैरह समझें कि क्या होता है। को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर्स हो गए जिनका की स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। Concurrent vectors are those which pass through the same point. In other words, a concurrent vector system is a set of two or more vectors whose lines of action intersect at a point. It is not necessary for all or any of the vectors to be actually in contact with a common point. तो concurrent vector का मतलब कि ये सारे vectors जो हैं अगर किसी एक point से pass कर रहा है तो इसको हम लोग कंकरेंट वेक्टर भी कहेंगे। को टर्मिनस वेक्टर क्या होता है कि जिसका टर्मिनेटिंग पॉइंट जो हेड है सब एक पॉइंट पे आ जाए। मान लो हमारे पास एक इस तरीके का वेक्टर, 2-3 वेक्टर है, ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर सी हो गया। ये सारा क्या है, टर्मिनेट कर रहा है एक पॉइंट पे, है ना, ये सब एक पॉइंट पे टर्मिनेट कर रहा है, इसीलिए इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, को टर्मिनस वेक्टर्स। तो इफ हेड्स ऑफ टू और मोर वेक्टर मीट एट सम पॉइंट देन वेक्टर्स आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर। तो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं हेड, इसको हम लोग को टर्मिनस वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे फिगर में बताया भी हुआ है, ए बी सी, देखो ये सारे जो है एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग को टर्मिनस वेक्टर्स कहते हैं। वेक्टर्स जब सारे एक पॉइंट पे मीट करेगा उसको को टर्मिनस वेक्टर कहेंगे। अब को प्लेनर वेक्टर्स, को प्लेनर मतलब एक प्लेन में अगर हो तो उसको को प्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। अगर सारे वेक्टर्स, इफ ऑल द वेक्टर्स लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में हो, चाहे वो एक्स प्लेन हो या वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन हो, वाई जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, ये सब एक प्लेन होता है। जैसे हमारे घर का फर्श जो है वो एक्स वाई प्लेन हो गया, सामने वाला जो दीवार है मान लो उसको एक्स जेड प्लेन लेते हो, पीछे वाला भी एक्स जेड प्लेन हो जाएगा, साइड वाले दोनों दीवारें जो है वाई जेड प्लेन्स हो गए। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से समझो कि 3 डायमेंशंस है, अगर ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, राइट, तो उस केस में क्या है कि ये जो प्लेन है, जो बेस पे ये वाला जो प्लेन है, ये xz प्लेन कहलाएगा। उसी तरह ये वाला जो प्लेन है ये xy प्लेन हो गया, और ये वाला जो प्लेन है ये हमारा yz प्लेन हो गया। तो ये yz, xy और ये हमारा xz प्लेन। ठीक है, तो किसी भी एक प्लेन में अगर सारे वेक्टर्स लाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को प्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे, एक ही प्लेन में लाई करते। नाउ 3 वेक्टर्स फॉर्मिंग अ ट्रायंगल मस्ट बी को-प्लेनर एज ट्रायंगल इज अ प्लेनर फिगर। अगर 3 वेक्टर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो उसको को-प्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल एक प्लेन फिगर है, एक ही प्लेन में। 2 वेक्टर्स विल ऑलवेज हैव देयर यूनिक प्लेन। ठीक है, 2 वेक्टर्स हैं तो 2 वेक्टर का तो एक ही प्लेन होगा ही, उन दोनों वेक्टर से पास करता हूं। पोलर वेक्टर्स क्या हुआ, वेक्टर्स विच हैव इनिशियल पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, दीज आर पोलर वेक्टर्स। इनिशियल पॉइंट है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, या तो इनिशियल पॉइंट हो या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिया हो, ऐसे वेक्टर्स को हम पोलर वेक्टर्स कहते हैं। एक्सियल वेक्टर्स क्या हो गया, एक्सिस के अलोंग, मतलब कोई जिधर रोटेट कर रहा है उसके एक्सिस के अलोंग कोई वेक्टर लग रहा है, उसको हम लोग एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। सो दीज वेक्टर्स आर यूज्ड इन रोटेशन मोशन टू डिफाइन रोटेशनल इफेक्ट्स।
तो जब हम लोग रोटेशन वाला चैप्टर करेंगे तो एक्सियल वेक्टर्स काफी आएगा। तो रोटेशन मोशन में किसी भी रोटेशनल इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक्सियल वेक्टर्स का सहारा लेते हैं। Now, direction of these vectors are always along the axis of rotation in accordance to right hand screw rule और right hand thumb rule. तो right hand thumb rule क्या कहता है, जिधर रोटेशन हो रहा है, ध्यान दो, जिधर रोटेशन हो रहा है उधर अपने फिंगर्स को हम लोग कर्ल करेंगे तो जो थंब का डायरेक्शन है वो हमें डायरेक्शन ऑफ एक्सिस देगा, तो वो एक्सियल वेक्टर्स हो गया। जो थंब का डायरेक्शन वो एक्सियल वेक्टर हो गया, और जो फिंगर्स जिधर कर्ल कर रहा है वो हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे एक्सियल वेक्टर्स ऐसे हो गया। अगर यही रोटेशन यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए ऐसा है, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन होता, मान लो इधर रोटेट कर रहा है, तब तो वो डायरेक्शन हो गया ऊपर के तरफ, और इसी में अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता, मान लो इधर रोटेशन होता, तो अब तुम जब फिंगर्स कर्ल करोगे तो थंब किधर होगा, नीचे के तरफ होगा। तो बिकॉज थंब नीचे की तरफ है तो एक्सियल वेक्टर क्या होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। करके देख लेना, फिंगर्स जैसे जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो थंब ऊपर, जब फिंगर को क्लॉकवाइज ऐसे टर्न करोगे, है ना, अपनी मुट्ठी को बंद करोगे जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिंगर थंब जो है नीचे की तरफ हो जाएगा। और फिंगर को जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के उल्टा डायरेक्शन, क्लॉक जिधर मूव करता है उसके उल्टे डायरेक्शन में, तो थंब ऊपर की तरफ हो। तो एंटी क्लॉकवाइज में एक्सियल वेक्टर ऊपर, और जब क्लॉकवाइज में एक्सियल वेक्टर नीचे। नाउ एग्जांपल ऑफ एक्सियल वेक्टर, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, टॉर्क है, ये सब एक्सियल वेक्टर्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इन सब में रोटेशनल इफेक्ट का यूज आता है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सियल वेक्टर्स। We will study more about these vectors in the chapter of rotational motion. तो जब हम लोग रोटेशन करेंगे तब इसको और डिटेल में करेंगे। यूनिट वेक्टर हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड अ डेफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, ये हम लोगों ने पढ़ाई कर ली है ना। ये भी हम लोगों ने देख लिया था अभी कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है ना। नेगेटिव वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर है वो नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। सो ए और माइनस ए ये नेगेटिव वेक्टर है। को इनिशियल वेक्टर्स की बात करें, the vectors are said to be co-initial if their initial point is same, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। Collinear vectors, these are those vectors which are having equal and unequal magnitude and are acting along the parallel straight line। ठीक है, तो along the same line या फिर parallel lines में ये collinear vectors कहलाएगा। Co-planar vectors भी हमने देख लिया है, these are those vectors which are acting in the same plane, एक ही plane में जब act करें। अब हम लोग जो इसका यूज, जब हम लोग काइनेमैटिक्स में इसका यूज लाते हैं, तो वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट दो वेक्टर्स है जिसको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है। पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, है ना, वहां के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन या किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर ए का पोजीशन को हम लोग रिप्रेजेंट करें उसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एक ए वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर है, तो ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। उसी तरह बी जो पॉइंट है उसका ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वो वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कह रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कह रहे हैं। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब भी हम लोग को बताना होगा, अगर हम लोग को ए बी वेक्टर बताना है, राइट, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, so displacement vector AB is represented as position vector of B. So position vector of B minus position vector of A, या फिर इसको और अच्छे से अगर हम लोग करें तो इसको हम लोग कहते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर।
ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ठीक है। सो कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन विथ ओरिजिन एट ओ। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन पे, ओरिजिन जो है ओ पे है। लेट एट टाइम टी द ऑब्जेक्ट बी एट ए पॉइंट ए। किसी टाइम टी पे ऑब्जेक्ट यहाँ ए पॉइंट पे है, ठीक है। इफ वी ड्रॉ एन एरो विथ इट्स टेल एट ओ एंड हेड एट ए, then OA is called the position vector of the object at origin A। तो origin के रेस्पेक्ट में किसी के पोजीशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग origin वाला जो पॉइंट है उससे हम लोग जो पॉइंट A है उसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो OA है वेक्टर उसको हम पोजीशन वेक्टर ऑफ A बताएंगे। एंड इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर R। तो ये पोजीशन वेक्टर A हो गया, रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर R। Now position vector of an object at an instant is a vector drawn from the origin to the position of the object at that instant। तो ये जो है दूसरा पोजीशन वेक्टर B का है, ठीक है। ओरिजिन से इस वेक्टर इस पॉइंट तक जो एरो है उसको ज्वाइन कर देंगे तो उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ B बोलते हैं। So position vector of an object at an instant is a vector drawn from the origin to the position of that object at that instant। ये position vector का definition है। The position vector OA of the object at a point provides two important information। It tells the straight line distance of the object from the origin or the starting point। It tells the direction of position of the object with respect to the origin। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर का सिग्निफिकेंस हो गया, है ना। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से, वो बताता है, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये दो चीज बता रहे हैं। अब लेट एट टाइम टी डैश द ऑब्जेक्ट रीच एट पॉइंट बी। टी पे ए पे था और टी डैश पे पॉइंट बी पे पहुंच गया एज शोन इन फिगर, देन ओ बी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये जो हमारा ये बना हुआ था पोजीशन, ये O पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, T टाइम पे A पे है OA, और T डैश टाइम पे ये पहुंच गया B पे, OB वेक्टर हो गया, ठीक है। नाउ हियर AB where tail or initial position is at A and head or tip is at B is called the displacement vector of the object in interval T dash minus T। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ए बी क्या हो गया, ए इनिशियल पोजीशन है और बी फाइनल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को अगर हम लोग एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ओ ए। So displacement vector is that vector which tells us how much and in which direction the object has changed its position in a given interval of time। तो हम लोग पीछे भी लिखे थे, displacement vector is equal to, इसको हम लिखेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सो अगर हम लोग को मान लो तो हमें पोजीशन दे रखा है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है लेट्स से 2,3,4 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है लेट्स से 5,6,7, राइट। अब हमें वेक्टर ए बी निकालना है। पहले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी निकालना है, ए से बी पॉइंट तक कोई वेक्टर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे ओ ए। ओ ए मतलब ओ हमारा क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन क्या है 0,0,0। ओ ए क्या हो जाएगा 2 माइनस 0i, राइट। तो ये 2i प्लस 3j प्लस 4k हो गया। और जो हमारा वेक्टर ओ बी है उसको हम लोग लिख सकते हैं 5i प्लस 6j प्लस 7k। अब ये जो वेक्टर ए बी होगा इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर
माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर का मतलब 5i प्लस 6j प्लस 7k OB माइनस OA। OA क्या है हमारा 2i प्लस 3j प्लस 4k। सो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 5 माइनस 2 लिख लेंगे साथ में, और आई कैप को हम लोग कॉमन ले लेंगे। उसी तरह 6 माइनस 3 कॉमन, जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में करते हैं ना, x को साथ में, y को साथ में, z को साथ में, वैसे ही लाइक टर्म्स हो गया। लाइक टर्म्स मतलब आई जो है ये लाइक टर्म्स हो गया। तो 5i माइनस 2i, 6j माइनस 3j और 7 माइनस 4k। ये हमारा ए बी वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। इसको हम लोग और अरेंज करके लिखें, 5 माइनस 2 हमारा 3 होता है तो 3i हो जाएगा, 6 माइनस 3 3 होता है 3j, 7 माइनस 4 3 होता है, इसको हम लोग 3k लिख सकते। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लो Yes. एग्जाम्पल। आ गया बच्चों समझ में? यस लिख भी लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब हम लोग देख रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर क्या होता है, कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर ए बाय ए रियल नंबर n बिकम्स अनदर वेक्टर na। मतलब एक वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करना है किसी इससे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्केलर से, देखो रियल नंबर से मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं, तो नंबर से मल्टीप्लीकेशन का बस ये है कि उस वेक्टर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। मान लो ए वेक्टर है, 2a वेक्टर क्या हो जाएगा, उसी के डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में ही डबल मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बना दे, तो वो उसका वेक्टर 2a से रिप्रेजेंट। अगर वेक्टर ए है और माइनस 2a बनाना है, तो माइनस 2a क्या होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को डबल करके डायरेक्शन ऑपोजिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि माइनस साइन सामने लगा हुआ है। तो ए से 2a बनाने के लिए डायरेक्शन सेम रखेंगे, मैग्नीट्यूड को डबल कर देंगे। ए से माइनस 2a बनाने के लिए हम लोग को बेसिकली डायरेक्शन उल्टा करना पड़ेगा। तो किसी भी वेक्टर को अगर हम लोग किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सो मैग्नीट्यूड बिकम्स n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। तो उस वेक्टर से मैग्नीट्यूड इसका n टाइम्स ज्यादा हो जाता है, एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम और ऑपोजिट टू दैट ऑफ ए। तो डायरेक्शन सेम है अगर n पॉजिटिव है, और अगर n नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाता है, डायरेक्शन इस पे डिपेंड करेगा कि n पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन, नेगेटिव है तो ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? यहाँ मल्टीप्लीकेशन हम रियल नंबर से देख रहे हैं, वेक्टर के साथ नहीं देख रहे हैं, वेक्टर के साथ कुछ और होगा। So this we are seeing the multiplication by a real number of a vector. Clear है बच्चों? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Now multiplication of a vector by scalar अगर हम देखते हैं, तो when a vector A is multiplied by a scalar S, it becomes a vector SA। तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मतलब जो स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी इज एज गुड एज अ मैग्नीट्यूड ओनली। मतलब नंबर ही तो हो गया, स्केलर में तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हम लोग वहां पे अभी
एक नंबर से मल्टीप्लाई करके na कह रहे थे, कोई भी वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो n टाइम्स वो वेक्टर हो जाएगा। उसी तरह एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने के s टाइम वो वेक्टर हो जाता है, s into a, whose magnitude is s times the magnitude of a and it acts along the direction of a। डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्केलर का कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। The unit of SA is different from the unit of vector A। तो ये जो SA है उसका यूनिट जो है वेक्टर A से अलग होगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है ना। स्केलर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, n नंबर था, यहाँ पे स्केलर है तो यूनिट सेम नहीं रहेगा, यूनिट चेंज कर जाएगा। ठीक है। सो एक और नल वेक्टर होता है, वो समझ लो क्या होता है। null vector basically a vector having a zero magnitude and an arbitrary direction is called null vector। तो null vector का magnitude is 0 and arbitrary direction मतलब कोई भी डायरेक्शन हो सकता है ना। the direction can be in any side। तो मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग नल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रिप्रेजेंट ऐसे जीरो के ऊपर ऐसे एरो लगा के करते हैं। सो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया नल वेक्टर। तो नल वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और डायरेक्शन कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता, डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ऐसे वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर कहते हैं। सो डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड, मैग्नीट्यूड 0 है, डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर कहते हैं। ठीक है बेटा। यस सर। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे और इसके अलावा हम आपको ना कुछ 8-9 क्वेश्चंस भेजेंगे, उसको करना, मतलब वो बेसिकली इजी क्वेश्चंस है। इनफैक्ट जिनके पास बुकलेट है उनको पेज नंबर 5 पे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस हैं, वो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन सारे करने, 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो 9 क्वेश्चंस करने। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 1 पेज नंबर 5, ये जो हमारा मोशन इन अ प्लेन वाला जो किताब है ना, अगर जिनके पास बुकलेट है